हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को लेके आई हूँ। यहाँ से एग्ज़ाम में 1 न 2 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं टीजीटी पीजीटी नेट के एग्ज़ाम में। तो ये अपभ्रंश साहित्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज मैं उसी को लेके आई हूँ। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे अगर दूसरे शब्दों में देखें तो नीचे गिरना, भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध, यानी कि शब्द नीचे गिरना, भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध, ये अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग उस शब्द के लिए होता है जो भाषा के सामान्य मानदंड को अपभ्रंश शब्द का प्रयोग उस शब्द के लिए होता है जो भाषा के सामान्य मानदंड से गिरा हुआ होता है, अलग होता है। प्रारंभ में संस्कृत के विकृत शब्द रूप के लिए भर्तृहरि, प्रारंभ में संस्कृत के विकृत यानी बिगड़े शब्द रूप के लिए भर्तृहरि, पतंजलि और वैयाकरणों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था। प्रारंभ में संस्कृत के विकृत शब्द रूप को, यानी जो बिगड़े हुए शब्द रूप थे उनके लिए भर्तृहरि और पतंजलि ने और वैयाकरणों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था। फिर नीचे है अपभ्रंश को पथभ्रष्ट किसने कहा है? अपभ्रंश को पथभ्रष्ट पतंजलि ने कहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपभ्रंश को पथभ्रष्ट किस आचार्य ने कहा है? तो पतंजलि ने कहा है। अपभ्रंश का समय है 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी तक है। भरत मुनि जो विक्रम की तीसरी शताब्दी के हैं, वे भरत मुनि ये विक्रम की तीसरी शताब्दी इनका समय है। ये लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देके देश भाषा कहे हैं। लोक भाषा यानी जन भाषा को भरत मुनि ने लोक भाषा यानी जन भाषा को अपभ्रंश नाम न देके देश भाषा नाम दिए हैं, देश भाषा कहे हैं। तो देख लीजिए इसको और नोट करते हुए चलिए इसके आगे फिर पढ़ते हैं। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ पे मिलता है बताइए हमें। वल्लभी के राजा, चलिए मेरे साथ आप लोग भी नोट करते चला करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम समय में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अपभ्रंश नाम पहले अपभ्रंश नाम वल्लभी के राजा वल्लभी के राजा
धारसेन द्वितीय, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने यानी धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन इनका विक्रम संवत 650 के पहले के ये इनके पिता थे। गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है। तीनों भाषाओं का कवि कहा है। देखिए, अपभ्रंश नाम पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजा धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को, जिनका समय है 650 विक्रम संवत के पहले के थे, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहे हैं, बताए हैं। अगला है सिद्धों की रचनाओं की भाषा को देश भाषा मिश्रित अब अपभ्रंश माना गया है। अगला है अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है, किस शब्द का प्रयोग किया है, तो गामिल्य भाषा। गामिल्य भाषा यानी ग्रामीण भाषा का प्रयोग किए हैं। गामिल्य मीन्स ग्रामीण। किए हैं। अगला है संस्कृत कवियों ने
अपभ्रंश को च्युत भाषा, पथभ्रष्ट भाषा, स्खलित भाषा, टूटी फूटी, स्खलित, कहा है। अगला है बाणभट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों को के साथ भाषा कवियों उल्लेख किया है। नोट कर लीजिए। देखिए, अपभ्रंश नाम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजा धारसेन के द्वितीय के पिता गुहसेन, इनका समय है गुहसेन का विक्रम संवत की 650 ईस्वी के पहले, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि माना गया है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश में सिद्धों की रचनाओं की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? गामिल्य भाषा। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा के लिए गामिल्य भाषा यानी ग्रामीण भाषा, जो बोलचाल की भाषा है, ग्रामीण भाषा का प्रयोग किए हैं। नीचे है संस्कृत कवियों ने अपभ्रंश को च्युत भाषा, च्युत में अलग होता है, एक शब्द अच्युत होता है, वो आम का पेड़, और अच्युत शब्द विष्णु भगवान का पर्यायवाची भी है। विष्णु का पर्यायवाची अच्युत शब्द है। नोट कर लीजिएगा, यही नोट कर लीजिए। अच्युत ये विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची। अच्युत। संस्कृत कवियों ने अपभ्रंश को च्युत भाषा, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, स्खलित भाषा, टूटी फूटे भाषा कहा है। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में, बाणभट्ट की रचना है ये हर्षचरित में, संस्कृत के कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित रचना में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों को भी रखा हुआ है। हर्षचरित की रचना 3 ठो है, ये भी याद कर लीजिए। एक बाणभट्ट की एक हर्षचरित है, एक कादम्बरी है, और एक कादम्बरी है, एक ट्रिक था चेहक। कादम्बरी हो गया, से हर्षचरित, चहक से चंडी शतक ध्यान में है, याद नहीं आ रहा है। चलिए ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर कल बता दूंगी।
इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। काव्य नहीं, काव्यदर्श दंडी के हैं। चहक, चंडी शतक, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। अब मिटा रही हूँ। यहाँ से आपको 1-2 नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का, प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। इस नीचे हम लोग पढ़े कि सबसे पहले अपभ्रंश कहाँ मिला, तो राजा धारसेन के द्वितीय के शिलालेख में मिला, और उनके पिताजी जो गुहसेन थे उनको संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि बताया गया। और बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित रचना में भाषा कवियों को भी स्थान दिया है। तो चलिए, इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता विक्रम के 7वीं शताब्दी से मिलता है। 7वीं शताब्दी से मिलता है। अपभ्रंश का प्रयोग कब से होता है, तो 7वीं शताब्दी से। चलिए, एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट करते चलिए। एक डायरी रखिए या एक नोटबुक रखिए। ये जो मैं बीच में हिंदी साहित्य में अलग पढ़ा रही हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये जो बीच में मेन तथ्य दे रही हूँ, कभी मिलती जुलती रचनाएं दे रही हूँ, कभी आप सबको ट्रिक से उपन्यास दे रही हूँ, तो ये सब एक जगह कलेक्ट करते चलिए। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ये मदद देंगे आपके। और इसमें से आप बीच में इसका वीकली रिवीजन करिए, 15 दिन पे रिवीजन करिए, ताकि ये रचना ये सब याद करना बहुत कठिन है, भूल जाता है कितना भी आप याद करिए। इसलिए मुझे ये लगा यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और बीच में रिवीजन करते चलिए। अभी एग्ज़ाम में समय है, तब तक अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं अपभ्रंश का फिर अब प्रयोग कहाँ मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, जल्दी जल्दी बताइए। सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, बताइए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है। और अपभ्रंश के सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलते हैं, बताइए हमें। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग, प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है,
अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग तो लिखे ही नहीं। प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आप लोग हमारे लिखने पे न ध्यान दिया करिए, हमारे आवाज़ पे ध्यान दिया करिए, हमारी वॉइस पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। फिर अगला है अपभ्रंश भाषा का उदाहरण। सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं? यहाँ तो हो गया अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है। अब यहाँ है अपभ्रंश भाषा के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। जिसमें अपभ्रंश को भरत मुनि ने विभ्रष्ट कहा है। जिसमें अपभ्रंश को भरत मुनि ने विभ्रष्ट कहा है। विभ्रष्ट कहा है। अगला देखिए, सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ये क्या बोले हैं? ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहे हैं। ड़ भाषा कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ भाषा कहा है। अगला देखिए, दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को अभिराद की भाषा कहा है। अभिराद या आभिर कह लीजिए, अभिराद या आभिर। दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को अभिराद या आभिर कहा है। ये इनकी काव्यशास्त्री रचना है। दंडी की काव्यादर्श जो है काव्यशास्त्री रचना है, काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। मुनिराम सिंह
ये तथ्य है, नोट कर लीजिए। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। रहस्यवादी कवि मुनिराम सिंह मुनिराम सिंह मुनिराम सिंह जैन साहित्य में मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक मुनिराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, ये भी नोट कर लीजिए। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा इनके महत्वपूर्ण रचना है। पाहुड़ दोहा, राम सिंह की पाहुड़ दोहा, राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता कब से चलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। फिर है जिसमें भरत मुनि ने अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। फिर है आपका आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को रड़ भाषा कहा है। दंडी ने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में अपभ्रंश को अभिराध की भाषा कहा है। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना है पाहुड़ दोहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखिए। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य। दोहा काव्य का आरंभ, दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदु इनका कहीं कहीं नाम योगेंद्र भी मिलता है। जोइंदु से माना जाता है। जोइंदु से माना जाता है। जो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदु से माना जाता है। इनकी 2 रचना हैं। एक है योगसार, जोइंदु की रचना है योगसार, और दूसरा है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश जोइंदु, योगसार जोइंदु की रचना है। ये तो इसको एकदम याद करके रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ये पूछ भी सकता है इस बार भी। और नोट करिए अपभ्रंश भाषा का
प्रथम अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्रग्रंथ, अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्रग्रंथ या कह लीजिए राष्ट्रकाव्य एक ही है, उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास है, जिसमें ये 80 पद्यों का, इसमें 80 पद्य का 80 पद्यों का एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। रासलीला काव्य है, ठीक है। इनके लेखक हैं जिनदत्त सूर्य, इनके लेखक हैं जिनदत्त सूर्य। दूसरा है हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ यह है आपका भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसे शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास, क्षमा कीजिएगा पता नहीं क्या होया, शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। समय है इसको 1184 में लिखा है, 84 में लिखा है। फिर एक और है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास परंपरा का ग्रंथ, प्रथम हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य कौन सा है? तो पंच पांडव चरित रास। रास है, इसे भी इन्होंने ही लिखा है, शालिभद्र सूर्य ने। एक इतिहासकार हैं, वो शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बताइए हमें, कमेंट करिए कि वे कौन से हिंद मनोवैज्ञानिक हैं जो शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चलिए मैं नोट करा देती हूँ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को
गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। इसको अच्छे से नोट बना लीजिए और इसको आप लोग तैयार करते रहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ कब से? तो 6वीं शताब्दी से। कवि जोइंदु के समय से माना जाता है। जोइंदु की रचना योगसार परमात्मा प्रकाश। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य परंपरा में उपदेश रसायन रास, जो कि 80 पद्यों का नृत्य गीत है, रासलीला है। ये जिनदत्त सूर्य का है। ये तीनों बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों क्वेश्चन को हमने एक ही जगह कर दिया। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछे तो भारतेश्वर बाहुबली रास, और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पूछे तो पंचपांडव चरित रास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपभ्रंश की एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। अपभ्रंश अपभ्रंश की परिभाषाएं। पहला है शब्द समूह की दृष्टि से समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के निकट है। और व्याकरण की दृष्टि से प्राकृत भिन्न भाषा है। प्राकृत भिन्न भाषा है। ये किसने कहा है? तो एक याकोबी हैं। ये याकोबी महोदय ने कहा है। ये याकोबी महोदय का कथन है। दूसरा है व्याकरणिक दृष्टि से। दूसरा है व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। हिंदी से भिन्न है। भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन।
डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तीसरी परिभाषा है अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत। अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत के साथ साहित्योपयोगी भाषा है। यह कथन है भामह का। ये कथन है भामह का। एक और है अपभ्रंश में विशुद्ध धार्मिक भाव से अपभ्रंश में विशुद्ध धार्मिक भाव से, ये तथ्य है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। भाव से रचना करने वाले कवि हैं। रचना करने वाले कवि हैं। कौन से कवि हैं बताइए? अपभ्रंश में विशुद्ध धार्मिक भाव से रचना करने वाले कौन से कवि हैं? पुष्पदंत, जिन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा है। तो देखिए परिभाषा, शब्द समूह की दृष्टि से अपभ्रंश प्राकृत के निकट है। अगर शब्द समूह की दृष्टि से देखा जाए तो अपभ्रंश प्राकृत के निकट है, पास है। और व्याकरण की दृष्टि से प्राकृत भिन्न भाषा है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न भाषा है। ये याकूबी महोदय ने कहा है। व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। ये बच्चन सिंह का कथन है कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा है। इनकी परिभाषाएं तो बहुत ज़रूरी है। इन बच्चन सिंह की बुक को आप अच्छे से पढ़ डालिए। अगर आपको टीजीटी पीजीटी क्रैक करना है तो मैं बार बार कहती हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, ये बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। देखिए तीसरा, अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत के साथ साहित्य उपयोगी भाषा है। ये भामह ने कहा है कि अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत के साथ साथ साहित्य के लिए भी ये उपयोगी है, इसलिए एक साथ मिले हुए लिखे जाएं। फिर एक यहाँ तथ्य है, ये अपभ्रंश में विशुद्ध धार्मिक भाव से रचना करने वाले कवि पुष्पदंत हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अपभ्रंश में विशुद्ध भाव से रचना करने वाले कवि तो पुष्पदंत महोदय जी हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दो और तथ्य नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर अपभ्रंश की विशेषताएं बता दूं। टाइम प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही
अवस्था से ही साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ है। अवहट्ठ अपभ्रंश की अंतिम अवस्था क्या है? अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ है। अवहट्ठ है। व्याडिको अपभ्रंश का प्रथम कवि है। अपभ्रंश का प्रथम कवि भर्तृहरि। भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम, इनकी एक रचना है वाक्यपदीयम में माना है। एक तथ्य और है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना, जो कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। जो हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए, स्वयंभू अपभ्रंश, अगर एग्ज़ाम में पूछता है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है तो स्वयंभू, और पूछे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं तो स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को कहते हैं, वे हिंदी के प्रथम कवि हैं। एग्जाम में यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनता है। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है तो राम कुमार वर्मा ने। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन हैं? स्वयंभू हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो स्वयंभू को माना है। ठीक है, स्वयंभू की रचना को भी देख लीजिए। इनकी रचना है पौमचर्यु, रिठ्ठडेमिचर्यु, पौमचर्यु, रिठ्ठडेमिचर्यु। एक है स्वयंभू छंद। इनकी 3 रचनाएं हैं। इसमें 5 कांड हैं। 5 कांड है। इसमें राम कथा का वर्णन है और इसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। ठीक है, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए 2-3 विशेषताएं हैं, देख लीजिए। टाइम बहुत हो रहा है अब। अपभ्रंश की विशेषताएं।
नंबर 1 है अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। अवहट्ट अपभ्रंश का परवर्ती या परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप है। दूसरी परिभाषा है अपभ्रंश ऊकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश ऊकार बहुला भाषा है। ठीक है। तीसरी है अपभ्रंश में दो वचन यानी एक वचन बहुवचन होते हैं और दो लिंग होते हैं और दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होते हैं। चौथी देखिए विशेषता अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। यह मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर रचना गया है। एक और है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट्ट को माना है। अवहट्ट को माना है। देखिए इनकी अपभ्रंश की विशेषता क्या है? अवहट्ट अपभ्रंश का परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन, बहुवचन, इसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं होता और दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया है और इसमें
8 कल्लोल हैं। वर्ण रत्नाकर रचना में 8 कल्लोल हैं, 8वां अधूरा है और 7 पूरे हैं, जिसमें पहले कल्लोल का नाम है नगर और 7वें कल्लोल का नाम है शमशान। ठीक है, ये भी जो मौखिक बोले उसको भी आप लोग कहीं नोट कर लिया करिए। ठीक है, फिर आगे है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट्ट माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट्ट को माना है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, तो आज अब यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।